सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे से दुलारे से हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR कॉलेज। तो जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया और एक फ्रेश बैच शुरू कर दिया है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है, जहां पे हम आप लोग को हर एक लेसन अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड कर रहे हैं सारी चीजों की। सही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट और 12th स्टैंडर्ड के बायोलॉजी के हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था हमारा 8th लेसन जिसका नाम क्या है, दैट इज रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। सही है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन का मतलब क्या है, देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि दो चीजें बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से कोरिलेट करती हैं, एक आपका ऑक्सीजन और एक आपके ब्लड। ठीक है, आपका जो ब्लड है वही ऑक्सीजन को कैरी करता है और वही आगे चल के ग्लूकोज को भी कैरी करता है। दैट्स व्हाई आपके दोनों टॉपिक एक दूसरे से काफी ज्यादा कोरिलेट करते हैं। सही है, अभी तक हम लोग ने रेस्पिरेशन स्टार्ट किया हुआ था और मैंने आपको काफी सारी चीजें बताई हुई थी। रेस्पिरेशन में मैंने आप लोग को आई गेस ब्रीदिंग बता दिया है, मैंने आप लोग को इंटरनल एक्सटर्नल रेस्पिरेशन पढ़ा दिया था। सही है, आज इस लेक्चर में बच्चों हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे हमारे इंटरनल रेस्पिरेशन पे। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन सी चीजें होती है उसके अंदर, वो सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। सही है, सो आई होप आप लोग को मजा आएगा बहुत ही ज्यादा इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारे JR ट्यूटर्स एप्लीकेशन का डाउनलोड नहीं किया तो इसे जरूर से जाकर प्ले स्टोर के ऊपर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई फीडबैक देना है तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, आप वहां पे आके मुझे अपना प्यार दे सकते हो, अपने जो भी आपको फीडबैक देना है वो आप यहां पे आके मुझसे शेयर कर सकते हो। क्लियर है? ओके, सो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा था, देखो अभी तक हम लोग ने आपको बहुत सारी चीजें मैंने बताई थी। जैसे सबसे पहले मैंने आप लोग को ये डायग्राम सिखाया था, मैंने आप लोगों को बताया था टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, टोटल 4 प्रकार के रेस्पिरेशन होते हैं। सबसे पहला था आपका ब्रीदिंग, जिसके अंदर क्या होता था, एक आपका इंस्पिरेशन एक आपका एक्सपिरेशन। सही है, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन अंदर आता था आपके लंग्स के अंदर। लंग्स में भी कहां स्टोर है ऑक्सीजन, आपके एल्वियोलाई के अंदर। सही है, यहां पे आपका ऑक्सीजन स्टोर हो रहा है और सिमिलरली यहां से जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसके अंदर कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा था वो चला जाता था, आपका जो CO2 था वो चला जाता था आपके लंग्स के अंदर। सही है, फिर यहां से लंग्स से आपका निकल गया बाहर, आपका ऑक्सीजन CO2 बाहर निकल गया और ऑक्सीजन यहां से अंदर आ गया। जो ये आपका क्या है, एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, ब्रीदिंग बोल रहे हैं। सही बात है। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि आपका ये जो ऑक्सीजन ट्रैप है इस एल्वियोलाई के अंदर, ये आगे चल के ट्रांसफर होगा कहां पे, इस ब्लड के अंदर। ठीक है, ये कहां पे ट्रांसफर होगा, इस ब्लड के अंदर ट्रांसफर होगा। सही है, आपका ऑक्सीजन यहां पर ट्रांसफर होगा और CO2 यहां चला जाएगा। सिंपल सी बात है, ये भी एक टाइप ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? उसके बाद आपका ये ब्लड पहले हार्ट में जाएगा, फिर वहां से घूम घूम के कहां पहुंचेगा, कोई एक सेल तक पहुंचेगा। अब इस सेल को भी क्या देना है, ऑक्सीजन देना है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। इस सेल ने ये रिएक्शन की थी जिसकी वजह से इसका ऑक्सीजन यूज हो गया ग्लूकोज के साथ, और यहां पे क्या बन गया, CO2 बन गया, यहां पे H2O बन गया और यहां पे ATP का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो CO2 है ये इसके पास पड़ा हुआ है। सही है, तो ये CO2 कहां डाल देगा, ब्लड के अंदर डाल देगा और सिमिलरली यहां से ऑक्सीजन कहां जाएगा, इस सेल के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें? सही है, तो ये आपका एक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है जिसे मैंने क्या बोला था, इंटरनल रेस्पिरेशन। और आज हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे इंटरनल रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म पे। आज हम लोग देखेंगे एक्चुअल में इंटरनल रेस्पिरेशन होती कैसे है। सही है, फिर मैंने आपको बताया था इस सेल के अंदर एक रिएक्शन चलेगी जिसका ना ये वाला रिएक्शन जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, ये रिएक्शन कहां चलती है, इस सेल के अंदर, और यहां पे भी आपको एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने के लिए मिलती है। मतलब अगर आपके रिएक्शन में ऑक्सीजन जा रहा है तो आपको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, एज अ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रेस्पिरेशन, क्योंकि यहां पे भी एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। इस रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कहां लिखा था मैंने, हाँ इट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। क्लियर है, तो मैंने आप लोगों को ये रेस्पिरेशन के टाइप समझाए थे, मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर लिए थे। सही है, हम लोग ने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन डिस्कस करना शुरू किया था। सही है, मैंने आप लोगों को बताया था काफी सारी चीजें। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मतलब क्या है, इट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द एल्वियोलाई एंड कैपिलरी। तो ये सब कुछ मैंने आप लोगों को डिटेल में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था। दिस इज द लेक्चर नंबर 4। सही है, ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये टेबल मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में बताया था और ट्रिक भी बताया था। सही है, कैसे इसको याद करना है। तो जिस बच्चे ने लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा, देख लो, बहुत ही सिंपल से ट्रिक बताई थी इस पूरे के पूरे चार्ट को याद करने की, जहां पे आपको यह पता चल जाएगा कि किस जगह पर किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और कितनी ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो कितनी ज्यादा है, अगर कम है तो कितनी कम है। क्लियर है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको इस लेसन को पढ़ने के लिए। चलो आ जाओ, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, दैट इज इंटरनल रेस्पिरेशन की तरफ। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन की तरफ। अब इंटरनल रेस्पिरेशन का क्या मतलब है, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब है बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो हो ही रही है, बिकॉज इट इज अ रेस्पिरेशन, तो यहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो
होने ही वाली है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन किसके किसके बीच में होगा? अब यहां पे बिटवीन, याद करो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में एक्सचेंज ऑफ गैसेस किसके किसके बीच में होता था? यहां पे देखो, ठीक है, इट इज बिटवीन ब्लड वेसल या फिर आपकी कैपिलरीज एंड द टिश्यू, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। सो इट इज बिटवीन कैपिलरी, इट इज बिटवीन कैपिलरी एंड आपका डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, समझ रहे हो, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, ऐसा टिश्यू जिसके पास बच्चों ऑक्सीजन नहीं है पर इसके पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ऐसा टिश्यू है ये जिसके पास CO2 ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, दैट्स व्हाई इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। क्लियर है? अच्छा, इसको पढ़ने से पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आखिरकार ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कब कैसे होगा? देखो हमारी कहानी कहां तक पहुंची है, ध्यान से सुनो। हमारी कहानी यहां तक पहुंची थी कि ये आपका एल्वियोलाई है, दिस इज योर एल्वियोलाई, सही है, और इस एल्वियोलाई से यहां से आई हुई है एक ब्लड वेसल। सबसे पहले ये आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां से आ जाता है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? तो हमारी कहानी कहां तक पहुंची थी? सबसे पहले आपका ये जो ऑक्सीजन था जो कहां प्रेजेंट था? आपके एल्वियोलाई में प्रेजेंट था। वो सबसे पहले कहां पे आता था? आपके इस ब्लड के अंदर ट्रैवल करता था। क्यों ट्रैवल करता था भैया? क्योंकि सिंपल सी बात है, यहां पे इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना था? 104, और यहां पे पार्शियल प्रेशर कितना था? 40, बिकॉज इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड, राइट? तो ये डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड है, सही है। तो यहां पे पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस होने की वजह से यहां से ऑक्सीजन इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है, सही है, यहां का ऑक्सीजन इस तरफ ट्रांसफर हो रहा है। सिमिलरली यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, यहां पे क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 45 mmHg, सही है, 45 mmHg है। जो mmHg है इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है ना mmHg। क्लियर है? तो ये ट्रैवल कहां करेगा? यहां से इस एल्वियोलाई के अंदर करता था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो कितना था? दैट इज 40 mmHg, सही है। तो यहां पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम है, दैट्स व्हाई ये कहां ट्रैवल कर जाता था? आपके एल्वियोलाई के अंदर। तो ये तो था भैया, ये तो था अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। क्लियर है? अब इसके आगे क्या होगा? अब इसके आगे ये जो ऑक्सीजन आई है, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर आई है, आखिरकार ये कैसे ट्रांसफर होगी आगे तक, यही हम लोग को पढ़ना है यहां पे। तो सबसे पहला एक लाइन आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है बच्चों कि ऑक्सीजन जो गैस है, सबसे पहली बात, इट इज नॉट वेरी सॉल्यूबल इन ब्लड, या फिर इन वाटर लिख लो आप, ठीक है, इन वाटर। मतलब ऑक्सीजन जो गैस है वो ज्यादातर वाटर के अंदर जल्दी सॉल्यूबल नहीं होती, बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो वाटर के अंदर सॉल्यूबल होती है, सही है, वो जल्दी वाटर के अंदर सॉल्यूबल नहीं होती, सही है। अब यहां पे क्या प्रेजेंट है? ब्लड प्रेजेंट है, सही बात है। अब ब्लड के अंदर कौन कौन सी चीजें होती है ये भी आपको पता होना जरूरी है। देखो अगर मैं बात करूं ब्लड की, तो ब्लड के अंदर बच्चों मेनली दो चीजें होती हैं, एक आपका प्लाज्मा, एक आपका प्लाज्मा दैट इज लिक्विड पार्ट, जो भी आपका लिक्विड पार्ट है दैट इज नथिंग बट अ प्लाज्मा, सही है। और एक आपके सेल्स, क्या प्रेजेंट है? सेल्स प्रेजेंट है, सही है। तो आपका ब्लड दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक आपका प्लाज्मा विच इज अ लिक्विड पार्ट जिसके अंदर 95%, इसके अंदर 95% पानी होता है, सही है, और एक आपके क्या है? कुछ टाइप ऑफ सेल्स है। अब टोटल 3 प्रकार के सेल है, एक होता है आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल, एक होता है WBC व्हाइट ब्लड सेल, और एक होते हैं प्लेटलेट्स। लेकिन अभी मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ और सिर्फ आरबीसी में, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किस में इंटरेस्टेड हूं? आरबीसी में, ठीक है, दैट इज रेड ब्लड सेल। अब ये रेड ब्लड सेल कहां प्रेजेंट है बच्चों? इस ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, सही है। अब होगा क्या? देखो ये जो रेड ब्लड सेल है इसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, देखो मैं बनाऊं तो इसका शेप कुछ ऐसा बाय कॉनकेव होता है, ऐसा कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है, दिस इज द शेप ऑफ द आरबीसी, ये है आपका आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको बताया कि जो ऑक्सीजन है उसे ज्यादा पानी पसंद नहीं, ठीक है, उसको ज्यादा पानी पसंद नहीं। अब यहां पे पानी प्रेजेंट है, यहां पे देखो ये आपका लिक्विड पार्ट प्रेजेंट है, और यहां पे क्या प्रेजेंट है? आपका सेल प्रेजेंट है, ठीक है। तो जितना भी ऑक्सीजन आया, मान लो जितना भी ऑक्सीजन आया है उस ऑक्सीजन का 3% पानी में डिसॉल्व हो जाता है, इतना 3% पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और 97% किसके थ्रू जाता है बच्चों? किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? वो आरबीसी के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? ठीक है, 97% वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है? आरबीसी के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, मान लो
आपका जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में आया, ठीक है। अब उसके बाद दो रास्ते हैं, या तो वो पानी में तैर तैर के जाए, या तो वो बोट ले ले भैया, जो हमारी आरबीसी है वो क्या है, बोट है ना, तो वो बोट में बैठ के चले जाए, सही है। तो उसके पास दो ऑप्शन है, तो वो करती क्या है, देखो 3% जो ऑक्सीजन है वो कहां डिसॉल्व हो जाती है, आपके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? बिकॉज द ऑक्सीजन इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर, सही है। तो आपके जो लिक्विड पार्ट है दैट इज प्लाज्मा, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर ही प्रेजेंट होता है, सही है। मैं पढ़ाऊंगा आप लोग आगे चल के। तो इसके अंदर सिर्फ 3% जो आपका ऑक्सीजन है वो डिसॉल्व हो पाता है, बट रिमेनिंग जो 97% आपका ऑक्सीजन है वो किसके थ्रू जाएगा, इस रेड ब्लड सेल के थ्रू जाएगा, यानी आरबीसी के थ्रू जाएगा, सही है। समझ में आई बात, ठीक है। तो मतलब बाकी के जो 95% ऑक्सीजन है वो किसके अंदर चले जाते हैं, आपके आरबीसी के अंदर चले जाते हैं। अब कोई आरबीसी कमरे की तरह, इमेजिन करो आरबीसी क्या है, कमरे की तरह। अब कोई भी कमरे के अंदर आया तो वो कमरे के बाहर भी तो जा सकता है, मान लो ऑक्सीजन अंदर आया तो ऑक्सीजन बाहर भी तो जा सकता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए, ऑक्सीजन को पकड़ के रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ लगेगा इस आरबीसी के अंदर, सही है। मुझे इस आरबीसी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें रखनी होंगी जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन अंदर ही ट्रैप रहे, वो बाहर भाग के ना चला जाए, जिसकी वजह से बच्चों आरबीसी के अंदर कुछ चीजें प्रेजेंट होती है, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे आरबीसी के अंदर, ठीक है। कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं इस आरबीसी के अंदर जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रैप करने का काम करते हैं। दीज मॉलिक्यूल आर नथिंग बट हीमोग्लोबिन। दीज मॉलिक्यूल, इनका नाम क्या है बच्चों, हीमोग्लोबिन। इन्हें शॉर्ट में HB भी बुलाया जाता है, सही है। तो आप ये पूरा नाम भी लिख सकते हो, HB भी लिख सकते हो, चलेगा। क्या बोला मैंने, इस आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट होते हैं, देखो कितने प्रेजेंट होते हैं, क्या एक प्रेजेंट होगा, क्या 10 प्रेजेंट होंगे, क्या 20 प्रेजेंट होंगे, नहीं। कितने प्रेजेंट होते हैं बच्चों, 260 मिलियन। कितने, 260 मिलियन आरबीसी पर आरबीसी, 260 मिलियन हीमोग्लोबिन पर आरबीसी, क्लियर है, ठीक है। तो 260 मिलियन आरबीसी, आप 260 मिलियन हीमोग्लोबिन, गलती हो रही है बार बार, तो 260 मिलियन हीमोग्लोबिन आपके एक आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते, समझ में आई बात, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है ऑक्सीजन को ट्रैप करके रखना ताकि ऑक्सीजन बाहर भाग के ना जाए, क्लियर। ऑक्सीजन को हम क्या करेंगे, पकड़ के रखेंगे ताकि ऑक्सीजन यहां से भागकर ना जाए, क्लियर है। अब हमें अगर इसका ट्रैपिंग मेथड सीखना है कि ये आरबीसी, वापस आरबीसी बोल रहा हूं, ये जो हीमोग्लोबिन है ये कैसे ट्रैप करते हैं ऑक्सीजन को, अगर मुझे ये सीखना है तो मुझे उसके पहले इस हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर सीखना पड़ेगा। आखिर ये हीमोग्लोबिन दिखता कैसे, देखो ये हीमोग्लोबिन बच्चों कैसा दिखता है, देखो सबसे पहले से 4 हीम के ग्रुप होते हैं। हीम के ग्रुप क्या है, हीम कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। देयर आर सम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, नहीं जानना है हम लोग क्या होता है, नहीं जानना है हम लोग को स्ट्रक्चर, बस इतना याद रखो, देयर आर सम हीम पार्टिकल जो कि क्या है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और इस हीम पार्टिकल के अंदर बच्चों एक मेटल रखा हुआ है जिसका नाम है आयरन, तो आयन कहते हैं, आयरन मत बोला करो, आयन बोला करो, ठीक है। तो इसके अंदर आपका ये Fe प्रेजेंट है, Fe इज नथिंग बट आयन। कहां पे रखा हुआ है, इस हीम मॉलिक्यूल के अंदर रखा हुआ है, सही है। और यहीं से हर हीम मॉलिक्यूल पे एक ऐसी ग्लोबिन की चेन अटैच रहती है, एक ऐसे प्रोटीन की चेन, इट इज नथिंग बट अ प्रोटीन, ठीक है। तो ये आपके प्रोटीन है, इसमें से इन 2 प्रोटीन को हम लोग अल्फा ग्लोबिन कहते हैं। ये जो आपके 2 प्रोटीन है, एक्चुअल में चारों को हम लोग ग्लोबिन कहते हैं, ग्लोबिन, दीज आर द ग्लोबिन। ये जो चारों के चारों मॉलिक्यूल मैंने लगाया ना, इट इज नथिंग बट अ ग्लोबिन। एंड व्हाट इज ग्लोबिन, ग्लोबिन इज मेड अप ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। किसका बना हुआ है, ये प्रोटीन का बना हुआ है, सही है। और सुनो, ये जो 2 प्रोटीन है, ठीक है, ये जो 2 पार्ट है, ये वाले 2 ग्लोबिन है, इन्हें हम लोग कहते हैं अल्फा ग्लोबिन, सही है। और ये जो 2 बचे हुए हैं, इन दोनों को हम लोग कहते हैं बीटा ग्लोबिन, समझ रहे हो, ठीक है। तो आपका ये हीम पार्टिकल, दिस इज द हीम एंड दिस इज द ग्लोबिन, इन दोनों को मिला के हमारा हीमोग्लोबिन बना हुआ है, सही है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल कितने ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है भाई, दिस इज द हीमोग्लोबिन, यहां पे लिख दे, दिस इज द हीमोग्लोबिन। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन का पार्टिकल, सवाल यह है कि वो कितने ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है, तो इसका जवाब है 4। इसका जवाब क्या है, 4। मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकता है बच्चों। देखो, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे ट्रैप करेगा, कलर चेंज कर देते हैं, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे ट्रैप होगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे ट्रैप होगा,
एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे ट्रैप होगा और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहां पे ट्रैप होगा, समझ रहे हो। तो इसके जो 4 हीम पार्टिकल्स है, 4 हीम ग्रुप है, ये क्या कर सकते हैं, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकते हैं, सही है, 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकते हैं। और जैसे ही इस हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल पे आपके ये ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे ना बच्चों, अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। अब इसे हम लोग सिर्फ हीमोग्लोबिन नहीं कह सकते, अब इसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कब कहेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब इसके ऊपर क्या अटैच हो गए, ऑक्सीजन अटैच हो गए, क्लियर है। जब इसके ऊपर क्या अटैच हो गए बच्चों, ऑक्सीजन अटैच हो गए, क्लियर है। तो होता क्या है, देखो ध्यान से, होता क्या, मैंने आपको बताया कि आपके आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। सो 97% जो ऑक्सीजन है जो आपकी एल्वियोलाई से आया है वो किसके ऊपर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर बैठ जाएंगे, यहां पे। तो हर मॉलिक्यूल पे 4, यहां पे 4, यहां पे 4, यहां पे 4 और यहां पे भी 4, सही है। तो एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को पकड़ लेगा और फिर ये ऑक्सीजन बोट में बैठ गए, आपके आरबीसी में बैठ गए और ट्रेवल कर करके कहां पहुंच जाएंगे, किसी सेल तक पहुंच जाएंगे, सही है। तो मैं इसको मिटा दूं क्या, मैं इसको मिटा दूं, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, इसको मिटाने वाला हूं, मुझे और भी चीजें दिखानी है, नोट डाउन कर लेंगे फटाक से, कर लिया, स्क्रीनशॉट ले यार, ले लिया, चलो वेरी गुड। मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। सुनो, अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो। अब ये जो ब्लड वेसल है ये घूमते 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 हार्ट के थ्रू, देखो पहले ये हार्ट के थ्रू गई होगी, सही है, उसके बाद ही आगे चल के बॉडी में जाएगी, सही बात है ना। मैंने आपको सिखाया था ना, मैंने आपको यहां पे सिखाया था, देखो मैंने आपको सिखाया था कि जो भी ब्लड वेसल आपके लंग से आती है पहले वो हार्ट में जाती है, उसके बाद हार्ट उसको पंप करता है, सही है। तो मैंने इतना नहीं डायग्राम बनाया, मैंने इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया, चलेगा ना, समझ जाओगे। तो बीच में यहाँ पे हार्ट है, बट अभी मैं आप लोगों को सीधा समझा रहा हूं कि मान लो ये घूमते घूमते कहां पहुंच गया, किसी एक सेल के पास पहुंच गया। नाउ हियर इज द आरबीसी, ये हमारा वो आरबीसी है, ठीक है, ये हमारा वो आरबीसी है और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लियर है, हीम मॉलिक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पे। और हर हीम मॉलिक्यूल पे कितने ऑक्सीजन लगे होंगे, हर हीम मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन, क्लियर है, क्लियर है। तो हर हीम मॉलिक्यूल पे 4 ऑक्सीजन लगे होंगे। कितने हीमोग्लोबिन एक आरबीसी के अंदर है, मैंने आपको बताया 260 मिलियन हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। एक आरबीसी के अंदर 260 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे ये एक सेल के पास पहुंच गए, मान लो यहाँ पे एक बहुत ही दुख में बैठा हुआ एक सेल है, बहुत ही दुख में बैठा हुआ एक सेल है। भैया ये क्यों इतना उदास है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, पर इसके पास एक चीज है, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके पास एक चीज है, मैंने आपको बताया था ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है इसके पास, इसके पहले जो इसने रिएक्शन की होगी उसका बाय प्रोडक्ट इसके पास बचा हुआ है, सही है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले क्या होगा, देखो बच्चों, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आ जाएगा कहां पे, आपके इस ब्लड वेसल में। क्यों, क्योंकि इस ब्लड वेसल में कार्बन, अब देखो ये जो ब्लड वेसल है इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है। वाई इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। क्यों, देखो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम है। मैंने बताया था ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी कॉन्सेंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, दैट इज 95 mmHg, याद है, ये टेबल याद है, कहां गया ये टेबल, याद है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 95 mmHg, सही है। और अगर मैं बात करूं CO2 की, तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी कम है ना बच्चों, कम कितनी होती है, 40 होती है। मैंने आपको बताया था कितनी भी कम होगी सबकी कम कितनी होगी, 40 होगी, सही है। अब इस टिश्यू की बात करें तो ये टिश्यू क्या है भैया, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, सो इट इज अ डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, क्लियर है। ये जो टिश्यू है ये डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज्यादा कम है। कितनी है, 40 mmHg। मैंने बताया था कोई भी चीज कम होती है तो कितनी कम होती है, 40 और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, 45 बढ़ेगा, सही है। तो सबसे पहले क्या होगा, ध्यान से सुनो, सबसे पहले क्या होगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले वो ट्रेवल करना शुरू करेगा और वो ट्रेवल कर करके कहां पे आ जाएगा, दैट इज आपके ब्लड वेसल के अंदर आ जाएगा। क्यों ट्रेवल किया भैया, वो यहां से यहां क्यों आया, वो यहां से यहां क्यों नहीं गया, सवाल है ना। यहां से यहां भी तो जा सकता था, नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि देखो यहां पे प्रेशर कितना है 40 और यहां पे प्रेशर कितना है 45,
सही है। तो हमेशा चीजें हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ ही तो फॉलो होती हैं। इसी को तो हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। डिफ्यूजन मतलब क्या है, हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में जाती है। कहां पे भी हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वहां से चीजें फ्लो होंगी किसकी तरफ, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। सही है। तो सिमिलरली यहां पे भी है, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, प्रेशर ही ना। तो यहां पे प्रेशर ज्यादा है, यहां पे प्रेशर कम है, तो आपका जो CO2 है वो क्या होने लगेगा, इस तरफ आने लगेगा। सिमिलरली आपका ये जो ऑक्सीजन है जिसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ज्यादा है और इस यहां पे कम है, तो ये आपका इस तरफ जाने लगेगा, आपके सेल्स के अंदर जाने लगेगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरनल रेस्पिरेशन। यही आपका क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। क्लियर है, क्लियर है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है। यही आपका क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन। नाउ इंटरनल रेस्पिरेशन इतना आसान नहीं होता। इतना आसानी से आपका ये जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये इस हीमोग्लोबिन को ट्रैप नहीं करता। मैंने आपको बताया था ना, अभी मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है उसको ट्रैप करने के लिए कौन बैठा है, हीमोग्लोबिन। सही है। यहां पे ऑक्सीजन को ट्रैप करने के लिए कौन बैठा है, हीमोग्लोबिन। तो मतलब हीमोग्लोबिन ऐसे कस के पकड़ा है ऑक्सीजन को। सही है। तो यहां पे आके हीमोग्लोबिन क्यों छोड़ दे रहा है भाई ऑक्सीजन को, इसकी एफिनिटी क्यों कम हो जा रही है। एफिनिटी समझते हो ना, मतलब कोई किससे कितना अट्रैक्ट हो रहा है, समझ रहे हो। तो यहां पे इसकी एफिनिटी क्यों कम हो जाती है भाई, तो इसको भी थोड़ा सा डिटेल में आ जाओ, स्टडी करते हैं, देखते हैं। आ जाओ देखते हैं, चले चले आ जाओ, एक नया स्लाइड लेते हैं और समझते हैं। सबसे पहली बात, यहां पे आपका एल्वियोलाई है। इस एल्वियोलाई को इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए इसको हम लोग छोटा सा बना रहे हैं। दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड हियर इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, ठीक है। यहां पे क्या है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो होता क्या है, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से यहां पे ऑक्सीजन आ गई है और CO2 यहां चली गई है, ये तो हम लोग ने अच्छे से समझ लिया। अब ऑक्सीजन के पास दो रास्ते हैं, या तो वो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो जाए, या तो वो क्या हो जाए, किसी बोट में बैठ के यानी RBC में बैठ के चलने लगे। सही है। अब यहां पे होता क्या है, यहां पे RBC प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया। दिस इज द बोट, नथिंग बट RBC, ठीक है। बोर्ड में मत लिख के आ जाना, बोट है, ये है, वो है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। क्लियर है। सो दिस इज द RBC, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके बड़े बड़े मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के। तो हियर इज वन मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है हीमोग्लोबिन का। सही है। अब मैंने आपको बताया था ये जो ऑक्सीजन है इसके पास दो रास्ते हैं, या तो ये पानी में डिसॉल्व हो जाए, या तो ये हीमोग्लोबिन में चले जाए। तो मैंने आपको बताया था पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3% जाएगा, सिर्फ 3% आपका ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा, पानी के अंदर बुलबुले बन बन के वो तैर तैर के आगे जाएगा। बट ज्यादातर जो 97% जो आपका ऑक्सीजन है वो किस में जाएगा, आपके इस हीमोग्लोबिन में जाएगा। अब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मैंने आपको बताया अभी। दिस इज 1 2 3 4, ये आपके 4 हीम मॉलिक्यूल। क्लियर है। और इन दोनों के बीच में क्या लगे, चारों के बीच में क्या है, Fe। क्लियर है। और यहाँ पे नीचे क्या है, आपकी ग्लोबिन की चेन है। दिस इज नथिंग बट अ ग्लोबिन चेन। यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे एक चेन है, यहाँ पे एक चेन है। सही है। तो ये आपका हीम मॉलिक्यूल और ये आपके ग्लोबिन्स की चेन। सही है। अब होता क्या है, देखो स्टार्टिंग में ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को लेने में कोई भी विश्वास नहीं करता। ठीक है। ये बोलता है यार मेरे को नीचे ऑक्सीजन, क्या जरूरत है मेरे को ऑक्सीजन की, मैं तो अच्छा बड़ा आराम से घूम रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन की क्या जरूरत है। तो स्टार्टिंग में इस ऑक्सीजन की एफिनिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। स्टार्टिंग में इसके सिर्फ एक ही साइड खुलती है। बच्चों ध्यान से सुनो, मैं क्या समझाने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। स्टार्टिंग में इस हीमोग्लोबिन की सिर्फ एक ही साइड ओपन होती है और इस एक ही साइड पे आके आपका ऑक्सीजन लग जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब देखो 4 साइड है। सही है। तो अगर एक पे आके ऑक्सीजन लग गया तो इसका मतलब इसकी एफिनिटी कितनी हो गई, 25%। सही है। 25% एफिनिटी हो गई। अगर मान लो 2 पे ऑक्सीजन लग गया तो इसकी एफिनिटी 50% हो गई। अगर 3 पे लग गया तो 75%, और अगर 4 पे लग गया तो 100%। सही है। इसकी 100% एफिनिटी हो जाएगी। पर होता क्या है, देखो होता क्या है, स्टार्टिंग में इसकी एफिनिटी बहुत कम होती है, जल्दी ये रिएक्ट नहीं करता। ठीक है। जल्दी ये किसी से इस ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे ही एक ऑक्सीजन आके बाइंड करता है, जैसे ही एक ऑक्सीजन आके इसके ऊपर बाइंड करता है बच्चों, वैसे ही इसकी एफिनिटी खुल जाती है। इसकी एफिनिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। इसकी एफिनिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है और ये फटाफट क्या कर लेता है, चारों के साथ बॉन्ड बना लेता है। समझ में आ रही बात। ठीक है। तो इनिशियली इसके लिए कर्व, एक डायग्राम है, ग्राफ बनाएंगे बच्चों हम लोग। इसके लिए एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, ध्यान से देखो।
मान लो ये है आपकी y एक्सिस, अरे सपोज दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है, और यहां पे है आपकी x एक्सिस, ठीक है, यहां पे ये आपकी y एक्सिस है, यहां पे हम लोग बात करेंगे परसेंट एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन टूवर्ड्स किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, टूवर्ड्स ऑक्सीजन, सही है। और यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रहा है, मतलब हम लोग जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे ऑक्सीजन का, वैसे वैसे क्या उसकी एफिनिटी इंक्रीज होगी। इमेजिन करो एक यहाँ पे बॉक्स है, एक इमेजिन करो एक यहाँ पे क्या है, बॉक्स रखा है, बचपन में हम लोग पढ़ते थे, सही है। इमेजिन करो एक बॉक्स है और मान लो इसके अंदर मैंने हीमोग्लोबिन भरा है, यहाँ पे मैंने क्या भर दिया, हीमोग्लोबिन, और इसके ऊपर मैंने ऑक्सीजन रख दिया, मान लो इसके ऊपर मैंने क्या रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, सही है। और ऑक्सीजन रखने के बाद बच्चों मैंने यहाँ पे एक पंप लगा दिया, समझ रहे हो, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक पंप लगा दिया। अब जैसे जैसे मैं इस पंप को नीचे नीचे दबाऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं क्या करूंगा, इस पंप को नीचे दबाऊंगा, वैसे ही इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ये ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ेगा, और उस टाइम पे जितना इसका प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करेगा, समझ रहे हो। मतलब इसकी एफिनिटी बढ़ेगी किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। कब बढ़ेगी, जब इस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, इस ऑक्सीजन का क्या बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, क्लियर है। तो इनिशियली क्या होना चाहिए था, देखो होना क्या चाहिए था यहाँ पे कि एक ग्लोबिन आके अटैच हो रहा है, कहां गया वो डायग्राम, हाँ इसी में सीख लेते हैं यार, आ जाओ इसको मिटाते हैं। होना क्या चाहिए था बच्चों कि एक्चुअली में एक ग्लोबिन आता तो 25% सैचुरेशन, सही है, दूसरा ग्लोबिन आता तो 50% सैचुरेशन, तीसरा आता 75, चौथा आता 100% सैचुरेशन, सही है। तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए था, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था, एक स्ट्रेट लाइन में ग्राफ बनना चाहिए था, ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था ना। मतलब जैसे जैसे आपकी एफिनिटी बढ़ रही है, मतलब सॉरी जैसे जैसे आपका पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसकी एफिनिटी बढ़ती है, ऐसा होना चाहिए था ना। बट ऐसा नहीं होता बच्चों, ग्राफ इस तरीके से नहीं बनता, ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता। ऐसा क्यों, सुनो, ग्राफ कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, ऐसा क्यों होता है, ध्यान से सुनो। जब भी हीमोग्लोबिन, कहां गया डायग्राम, हाँ ये वाला डायग्राम था ना हमारा, ये वाला था कि ये वाला था, हाँ गया, हाँ ये डायग्राम था हमारा, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, यहां पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सिर्फ एक ही साइट ओपन होगी, ठीक है, हमेशा हीमोग्लोबिन की सिर्फ एक ही साइट ओपन होगी, ये वाली, क्लियर है। मतलब उस टाइम पे उसकी दूसरी कोई भी साइट ओपन नहीं होगी। तो स्टार्टिंग में हीमोग्लोबिन को जो एफिनिटी है ऑक्सीजन के लिए बहुत ही कम होती है, मतलब वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। पर जैसे ही एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आके इस हीमोग्लोबिन पे लगता है, इसके सारे के सारे साइट एक्टिव हो जाती है, समझ रहे हो, और इसकी एफिनिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, स्टार्टिंग में ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है आपकी हीमोग्लोबिन के लिए वो बहुत ही कम होती है, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए सिर्फ एक ही साइट इसकी ओपन होती है। जैसे ही एक साइट पे आपका ऑक्सीजन लगा, सारे के साइड फटाफट क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, और एफिनिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो ग्राफ एक्चुअल में कैसे बनता है, देखो ग्राफ एक्चुअल में पहले पहले इसकी एफिनिटी कम होगी, ध्यान से सुनो, पहले पहले इसकी एफिनिटी कम होगी तो ग्राफ को जैसे जाएगा, पर थोड़े टाइम बाद एफिनिटी एकदम से इंक्रीज जाती है बच्चों, और उसके बाद सैचुरेशन आ जाते हैं, समझ रहे हो। तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। क्या बोला मैंने, पहले देखो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, देखो पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन आपकी एफिनिटी ज्यादा नहीं बढ़ रही, पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन आपकी एफिनिटी ज्यादा नहीं बढ़ रही। बट कुछ टाइम बाद इसकी एफिनिटी एकदम से बढ़ जाती है, देख रहे हो। पार्शियल प्रेशर अगर थोड़ा सा बढ़ाओगे, इस टाइम पे देखो थोड़ा सा पार्शियल प्रेशर बढ़ा है, पार्शियल प्रेशर सिर्फ इतना सा बढ़ा, लेकिन एफिनिटी देख रहे हो कितनी बढ़ गई, समझ रहे हो। ऐसे हम लोग ग्राफ देखते हैं ना, तो हम लोग ने थोड़ा सा भी पार्शियल प्रेशर बढ़ाया तो इसकी एफिनिटी एकदम से इंक्रीज हो जाती है। तो जब एक मॉलिक्यूल आके लगता है आपकी हीमोग्लोबिन पे तो उसकी एफिनिटी एकदम से बूस्ट हो जाती है, और कुछ इस प्रकार का आपका ग्राफ देखने मिलता है। दिस ग्राफ इज नोन एज बच्चों सिग्मोइड शेप ग्राफ, जो एस शेप का दिख रहा है, दिस इज एस शेप ग्राफ, दिस ग्राफ इज नोन एज सिग्मोइड शेप ग्राफ, ठीक है। दिस इज द सिग्मोइड शेप ग्राफ, क्लियर है, ठीक है। तो सिग्मोइड शेप का ग्राफ हम लोग को देखने के लिए मिलता है कब, जब आपका ऑक्सीजन की एफिनिटी, जब आपका ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ाया जाता है टुवर्ड्स द हीमोग्लोबिन, क्लियर है। ये आपका एक केस हो गया, ये आपका एक कंसेप्ट हो गया, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है,
कि ये घूम घुमा के ये जो हीमोग्लोबिन है ये घूम घुमा के कहां पहुंचेगा, ये आपका पहुंचेगा आपके उन सेल्स की तरफ। क्लियर है, सही है। तो इसको मिटाते हैं, या फिर इस डायग्राम में आ जाओ, इस डायग्राम में आ जाओ, यहां पे हम लोग समझ सकते हैं अच्छे से। इस डायग्राम में क्या है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, आ जाओ, देखो ध्यान से सुनो, ठीक है। अब ये अपना टिश्यू, ये जो टिश्यू है ये बहुत ही ज्यादा सैड था, सॉरी सैड बनाना चाहिए था यार, ये बहुत ही ज्यादा सैड था क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं था। अब होता क्या है, ये आपका हीमोग्लोबिन आया, सही है, ये आपका हीमोग्लोबिन आया जिसके पास क्या है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल है, पर ये अपने ऑक्सीजन को लूज करना नहीं चाहता, ठीक है। ये कभी भी अपने ऑक्सीजन को लूज करना नहीं चाहता, ये नहीं चाहता कि यार मेरे ऑक्सीजन लूज हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एफिनिटी से अटैच है, बहुत ही ज्यादा अच्छे कॉन्सेंट्रेशन से अटैच है, सही है। तो ये कभी भी अपने ऑक्सीजन को लूज करना नहीं चाहता, ये बोलता नहीं यार मैं नहीं दूंगा अपने ऑक्सीजन, क्या कर लेगा तू। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ये अपने ऑक्सीजन को नहीं देता यार, तो दिक्कत हो जाती ना यार, हमारे सेल्स को तो ऑक्सीजन नहीं मिलता, हम लोग तो ऐसी, हमारी तो ऐसी मौत हो जाती, सही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए सबसे पहले क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि इस डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा इस ब्लड के अंदर, ठीक है, ये क्या कर देगा, इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा इस ब्लड के अंदर, सही है। अब होता क्या है, देखो ध्यान से सुनो, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी आपके ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ठीक है, सॉरी आपके हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है। तो जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, ये जाके अटैच हो जाएगा किसी एक, मतलब किसी भी हीमोग्लोबिन पे, ये जाके अटैच हो जाएगा किसके ऊपर, हीमोग्लोबिन पर। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हो गया। अब जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों अटैच होता है, जैसे ही आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपके हीमोग्लोबिन पर अटैच होता है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाती है ऑक्सीजन के लिए। क्या बोला मैंने, समझा, क्या बोला मैंने, समझा, अच्छे से समझाऊं, यहाँ पे अच्छे डायग्राम बना के समझाऊं। चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं, चलो अच्छे से समझते थोड़ा सा। ये घूम के आया है, ये घूम के आया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है अपना, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है ना, सेल प्रेजेंट है, बहुत ही ज्यादा दुख में, क्योंकि इसके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कितनी है 45 mmHg, और इसके पास ऑक्सीजन बहुत ही कम है 40 mmHg, सही है। पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कौन आया हुआ है, यहाँ पे हियर इज द RBC, ठीक है, अच्छे से नहीं बना यार, ये है हमारा RBC, क्लियर है। अब देखो थोड़ी सी ऑक्सीजन तो डिसॉल्व फॉर्म में थी, यहाँ पे थोड़ी सी ऑक्सीजन यहाँ पे डिसॉल्व फॉर्म में थी, वो तो चली जाएगी, बट वो तो 3% थी ना यार, उससे क्या मतलब है। ज्यादा जो ऑक्सीजन है वो कहां प्रेजेंट है, जो कहां ट्रैप है, आपकी RBC के अंदर ट्रैप है। किसके अंदर ट्रैप है, RBC के अंदर, सही है, और वो भी हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर। तो मान लो मैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बना रहा हूं, एंड इट इज नॉट जस्ट अ हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है। ये क्या है बच्चों, इट इज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्यों ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। देन इट इज Fe, ठीक है, और इन सबके ऊपर मैंने क्या लगा दिया है, ऑक्सीजन लगा दिया है। सो इट इज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यार ये रिलीज नहीं करना चाहता, ये बोलता है यार मैं ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करूंगा, जो करना है आप लोग को कर लो। अगर ऐसा हुआ बच्चों तो यार हमारी तो मौत हो जाएगी, क्योंकि हमको ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा। तो ये सेल बोलता है रुक, अभी मैं तेरे को मजा चखाता हूं। ये सेल क्या करता है, ध्यान से सुनो, ये सेल क्या करता है, सबसे पहले ये जो CO2 है ना, CO2 इसको रिलीज कर देता है इसके अंदर, ठीक है, CO2 को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है इस ब्लड के अंदर, ठीक है। तो कुछ CO2 क्या करते हैं, देखो ध्यान से सुनो, कुछ CO2 जाकर अटैच हो जाते हैं, कुछ CO2 जाकर, बच्चों कौन सा कलर यूज करें यार, कलर ही नहीं समझ में आता, चलो पिंक कलर यूज करते हैं। कुछ CO2 जाके अटैच हो जाते हैं किसके ऊपर, आपके इस हीमोग्लोबिन पे। तो मान लो यहां से एक CO2 अटैच हो गया, यहां से एक CO2 अटैच हो गया, यहां से एक CO2 अटैच हो गया। तो बच्चों CO2 भी हीमोग्लोबिन से अटैच हो सकता है और ऑक्सीजन भी हीमोग्लोबिन से अटैच हो सकता है। तो जैसे ही, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ही CO2 जाकर हीमोग्लोबिन से अटैच हो जाता है, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के द्वारा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन को लूज कर सकता है। अभी तक किया नहीं है पर वो कर सकता है, बिकॉज आपका ये जो CO2 है ये कहां लग जा रहा है, जाके आपके किसके ऊपर लग जा रहा है, इस हीमोग्लोबिन के ऊपर लग जा रहा है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की जो प्रति एफिनिटी थी वो क्या हो गई, थोड़ी सी कम हो गई। क्लियर है। एक और चीज होती है यहाँ पे, ध्यान से सुनो, एक और चीज होती है,
एक और चीज होती है कि आपका ये जो CO2 है, कुछ CO2 इस प्लाज्मा में मिक्स हो जाता है। प्लाज्मा में क्या है बच्चों? वाटर है। प्लाज्मा में क्या है? वाटर है। तो कुछ CO2 आपका इस प्लाज्मा के वाटर के साथ रिएक्शन करके एक एसिड बना लेता है, जिसे हम लोग कहते हैं HCO3। एक एसिड बना लेता है, नहीं सॉरी, H2CO3, H2CO3। तो ये एक एसिड बना लेते हैं जिसका नाम क्या है? H2CO3। इट इज अ कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। क्लियर है? इट इज द कार्बोनिक एसिड। और आगे चल के इस कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन हो जाता है बच्चों। इस कार्बोनिक एसिड क्या हो जाता है? डिसोसिएशन, मतलब ये दो पार्ट में टूट जाता है। तो क्या हो जाएगा? एक H+ बन जाता है और एक बन जाता है HCO3-। क्लियर है? तो दो चीजें बन जाती हैं। ये जो कार्बोनिक एसिड बना है आपका, ये टूट जाएगा दो पार्ट में, एक आपका H+ और एक आपका HCO3-। और ये आपका H+ भी जाकर अटैच हो जाएगा किसके ऊपर? इस हीमोग्लोबिन पे। तो यहां पे एक H+ भी आगे अटैच हो गया, समझ रहे हो? यहां पे एक H+ भी आगे अटैच हो गया। तो जब H+ अटैच होता है, जैसे ही आपके CO2 और H+ अटैच होते हैं बच्चों, उसी टाइम पे आपका ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ये एक ऑक्सीजन को, ध्यान से सुनो, 4 ऑक्सीजन थे इसके पास, पर ये एक ऑक्सीजन को रिलीज कर देता है किसके पास? सेल के पास। ठीक है? तो आपका ये एक ऑक्सीजन क्या हो गया? कहां पहुंच गया? आपके इस सेल के पास पहुंच गया। समझ में आ रही बात? ठीक है? तो इसका मतलब इसके पास एक ऑक्सीजन गायब हो गया। सही है? और ये किसके पास पहुंच गया? आपके सेल के पास पहुंच गया। अभी भी इस हीमोग्लोबिन के पास कितने सेल है? कितने ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। पर अभी इस सेल को, इस ब्लड को हम लोग क्या बोल देंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझा मैंने क्या बोला? मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। जैसे ही यहां से एक ऑक्सीजन रिलीज हुआ, किसकी वजह से रिलीज हुआ? बिकॉज ऑफ द CO2 एंड H+ आयन। बिकॉज ऑफ द CO2 एंड H+ आयन, इन दोनों की वजह से एक ऑक्सीजन क्या होता है? यहां से निकल के कहां चले जाता है? आपके सेल की तरफ चले जाता है। और ये जो 3 बचे हुए ऑक्सीजन है, ये अभी भी इस हीमोग्लोबिन पर अटैच हो रहते हैं। और इसी ब्लड को अब यहीं से क्या कह दिया जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। समझ रहे हो? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी आपकी ऑक्सीजन प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था ना, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 40 mmHg। मतलब कुछ तो ऑक्सीजन वहां पे है ना। तो कितना है? 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन अभी भी अटैच है। और इसी ब्लड को अब क्या कह दिया जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आई बात? तो मतलब हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम करने के लिए अभी तक हम लोग ने 2 फैक्टर पढ़े। सही है? यहां पे लिख दूं मैं, हेडिंग डाल दें यहां पे हम लोग। क्या हेडिंग है हमारा? फैक्टर अफेक्टिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सही है? मतलब ऑक्सीजन के प्रति जो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी है, वो किन फैक्टर्स की वजह से कम हो रही है? तो अभी तक हम लोग ने 2 फैक्टर पढ़ा। एक आपका फैक्टर था CO2, जैसे ही CO2 आया तो कम हो गई। और दूसरा आपका फैक्टर क्या था? दैट इज H+ आयन। ठीक है? H+ आयन। बच्चों एक और फैक्टर होता है हीट, यानी टेम्परेचर। एक और फैक्टर होता है टेम्परेचर। क्या होता है बताता हूं। जब भी देखो, जब भी आपके सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, जब भी ये वाली रिएक्शन होती है, देखो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलता है तो यहां पे क्या बनता है? ATP, CO2, वाटर, और कुछ अमाउंट में हीट भी रिलीज होती है। कुछ अमाउंट में क्या रिलीज होती है? हीट भी रिलीज होती है। तो ये हीट भी यहां के थ्रू इसमें ट्रांसफर कर दी जाती है। और ये भी एक फैक्टर बनता है इसकी एफिनिटी को कम करने के लिए। समझ में आ रही बात? ठीक है? इसका मतलब ये 3 फैक्टर बच्चों रिस्पॉन्सिबल है। ये 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? हीमोग्लोबिन की एफिनिटी घटाने के लिए ऑक्सीजन के प्रति। समझ में आ रही बात? ठीक है? समझ में आ रही बात? अच्छा, कभी कभी आप लोग को पोपट बनाने के लिए या कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कहना सही होगा, इस H+ की जगह pH लिख दिया जाता है। ठीक है? कि अगर बताओ pH कम ज्यादा होगा ब्लड का, ठीक है, अगर ब्लड का pH कम ज्यादा हुआ तो क्या एफिनिटी बढ़ेगी या कम होगी? देखो हम लोग ने पढ़ा है कि जितने भी, देखो तुम लोग ने स्केल पढ़ा होगा ना, यहाँ पे 7 का स्केल होता है pH का। ठीक है? यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एसिडिक होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं? बेसिक। सही है? बेसिक। सही है? जितने भी एसिडिक मॉलिक्यूल हैं वो H+ रिलीज करते हैं। वो क्या रिलीज करते हैं? H+ रिलीज करते हैं। जितने भी, जितना ज्यादा एसिडिक होगा
उतना ज्यादा H+ रिलीज करेगा, सही है। और अगर जितना ज्यादा एसिडिक होगा उसका पीएच क्या होगा, उतना ही कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा गया तो बेस की तरफ चला जाएगा। तो जितना ही कम पीएच होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, वो एसिडिक होगा, और उतना ही ज्यादा वो क्या रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा। और जितना ज्यादा H+ रिलीज करेगा उतना ही ज्यादा एफिनिटी कम होगी आपकी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के थ्रू, सही है। तो आपका इसका कॉन्सेंट्रेशन देखो, आपका CO2 बढ़ेगा तो भी एफिनिटी कम होगी, आपका H+ बढ़ेगा तो भी एफिनिटी कम होगी, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो भी एफिनिटी कम होगी। पर यहां पे आप लिख सकते हो कि अगर आपका पीएच कम होगा तो भी एफिनिटी बढ़ेगी। अगर आपका पीएच देखो, पीएच कम हो रहा है मतलब H+ बढ़ रहा है, क्योंकि जब पीएच कम हो रहा है तो वो एसिडिक की तरफ जा रहा है ना बच्चों, और एसिड ही हमेशा H+ को रिलीज करते हैं। क्लियर है? सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया, सही है। अब देखो एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये जो पहली वाली चीज है दैट इज CO2, इसको बताया था हमें एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बोहर। दैट्स व्हाई इसको हम लोग कहते हैं बोहर्स इफेक्ट। बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट क्या है, कुछ नहीं है। बोहर्स इफेक्ट यही है कि CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो अपना हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कम हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए, सही है। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन अगर आप बढ़ाओगे तो ऑक्सीजन की एफिनिटी क्या, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ऑक्सीजन के लिए। यही क्या कहलाता है, बोहर्स इफेक्ट। और ये जो दो है नीचे के, दैट इज आपका H+ और टेम्परेचर, ये बताया था आपके हैल्डेन ने बच्चों। सो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं हैल्डेन इफेक्ट, समझ रहे हो। तो हैल्डेन ने क्या बताया था कि अगर आप H+ भी बढ़ाओगे या फिर अगर आप टेम्परेचर भी बढ़ाओगे, समझ रहे हो, या फिर आप पीएच की वैल्यू कम करोगे तो उस टाइम पे भी आपकी एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। तो ये दो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक आपका बोहर्स इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट में सिर्फ हम लोग CO2 को कंसिडर करेंगे, सही है। और हैल्डेन इफेक्ट में आपका H+ और टेम्परेचर को कंसिडर किया जाएगा। क्लियर है? मतलब अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपकी एफिनिटी कम हो जाएगी। तो इससे ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा, ग्राफ देखते हैं, आ जाओ ग्राफ देखते हैं। इससे ग्राफ पे क्या असर पड़ेगा, जब एफिनिटी कम हो गई, एफिनिटी क्या हो गई बच्चों, कम हो गई, तो ग्राफ क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ग्राफ कैसा हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कैसे, देखो बताता हूं मैं। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, क्यों, देखो ध्यान से। पहले मान लो यहां पे कोई ये है, मान लो यहां पे कोई प्रेशर है 40 mmHg का, ठीक है। तो पहले इस प्रेशर पे, पहले इतने प्रेशर पे इतनी आपको एफिनिटी देखने के लिए मिल रही थी, बट अभी के टाइम पे इतने ही प्रेशर में आपको एफिनिटी क्या हुई, गिरती हुई देखने के लिए मिली। समझ रहे हो, ये पहले का सिनेरियो है जब आपका नॉर्मल कंडीशन था। लेकिन अभी कंडीशन कैसा है, देखो अभी कंडीशन कैसा, एफिनिटी क्या हो गई है, कम हो गई है। यहां पे भी आप देखोगे तो वही सीन है, पहले आपको इतने पार्शियल प्रेशर पे इतनी एफिनिटी देखने के लिए मिलती थी, बट आज के टाइम पे मतलब ये CO2 के आने की वजह से, H+ के आने की वजह से और आपके टेम्परेचर के आने की वजह से एफिनिटी क्या हो गई, इसकी गिर गई। समझ रहे हो, इतनी एफिनिटी कम हो गई। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या हुआ, यहां पे आपका जो ग्राफ है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं शिफ्ट टू राइट, ठीक है। इस ग्राफ को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस ग्राफ इज नोन एज शिफ्ट टू राइट। क्लियर है? ये ग्राफ जो है आपका ये राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात। ये कब होगा, ये ग्राफ, ये जो ग्राफ बना ये कब होगा, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इन हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, H+ और टेम्परेचर भी लिख सकते हो आप लोग। क्लियर है? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका ग्राफ जो है वो लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। और ये नॉर्मल वाला था, ये तो आपका नॉर्मल वाला था। ये समझ में आया, ये समझ में आया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है। अब एक चीज और समझ लो, अब एक चीज और समझ लो, ठीक है। यहां तक आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब मान लो यही वाला आपका जो ब्लड है ये घूम घुमा के कहां तक पहुंच गया, आपके वापस लंग्स तक पहुंच गया। तो मान लो दिस इज द एल्वियोलाई और अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। नाउ दिस इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही है। और इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट है, आपके आरबीसी प्रेजेंट है। दिस इज द आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर वो हीमोग्लोबिन है बच्चों, यहां पे एक हीमोग्लोबिन है, वही वाला हीमोग्लोबिन बना रहे हैं हम लोग, सही है। और यहाँ पे Fe, 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 Fe और यहाँ पे ग्लोबिन की चेन, दिस इज द चेन ऑफ
हीमोग्लोबिन, सही है। और इसके ऊपर क्या क्या लगा हुआ है, 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, एक ऑक्सीजन यहां, सही है, 3 ऑक्सीजन लगे हुए हैं। एक ऑक्सीजन, एक आपका साइड खाली है क्योंकि एक ऑक्सीजन इसने दे दिया था। और क्या क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर लगा हुआ है यहां से CO2 लगा हुआ है, यहां से H+ आयन लगा हुआ है, सही। यहां से क्या लगा हुआ है, H+ आयन लगा हुआ है और CO2 लगा हुआ है, सही है। और यहां पे पानी में क्या प्रेजेंट है, HCO3-। क्लियर है। ये कौन सी कंडीशन है, जब हम लोग लंग्स में वापस आ गए ऑक्सीजनेशन के लिए, वापस हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, अब हम लोग आ गए। यहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, कितनी होती है यहां पे 104, पढ़ाया था मैंने आप लोगों को एक्सटर्नल वाले में, सही है। और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, कम होती है, कितनी कम होती है 40, कम कितनी होगी 40 कम होगी, सही है। यहां पे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अगर मैं बात करूं तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे 45 है और ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहां पे 40 है, सही है। तो होता क्या है, अब CO2 की कॉन्सेंट्रेशन यहां 45 है तो ये CO2 इसको छोड़कर यहां भागने लगती है। ये जो CO2 है बच्चों, जो यहां कहां लगी थी, यहां पे लगी थी, तो ये इसको छोड़कर अब ये कहां भागने लगती है, इस एल्वियोलाई के अंदर। सिमिलरली आपका ये वापस इससे अटैच होगा, वापस ये इससे अटैच होगा और ये क्या बनाएगा, H2CO3। देखो मैंने जब रिएक्शन की थी तो मैंने कुछ ऐसी रिएक्शन की थी, देखो मैंने जब डिसोसिएशन दिखाया था, आप लोग को याद है, कहां गया, देखो मैंने जब डिसोसिएशन दिखाया था तो मैंने देखो ये इरिवर्सिबल वाला साइन बनाया था, सॉरी रिवर्सिबल वाला साइन बनाया था, रिवर्सिबल मतलब ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, इसको आप इससे इससे ही बना सकते हो, इसको आप इससे इससे ही बना सकते हो। तो मतलब जब ये दोनों जुड़ेंगे तो वापस क्या बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड वापस आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट इज CO2 और H2O में, समझ लो, इसमें वापस कन्वर्ट हो जाएगा CO2 और H2O में। तो मतलब यहां से CO2 भी चला गया, H+ भी चला गया, CO2 भी चला गया, H+ भी चला गया। तो जब ये तीनों निकल गए और हीट भी चली जाती है, एक्चुअल में यहां से हीट भी निकल जाती है, पता है, एक्चुअल में यहां से हीट भी निकल जाती है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब आप सांस छोड़ते हो, छोड़ो जब आप सांस, तो आपको गर्म हवा मिलती है, थोड़ी थोड़ी गर्म हवा मिलती है, क्यों, बिकॉज ऑफ वो दिस हीट, इस हीट की वजह से आप जो सांस छोड़ रहे हो ना वो थोड़ी सी गर्म होती है, सही है। इसीलिए जब हम लोग सर्दियों में जब सांस रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वो फटाक से देखो क्लाउड सा फॉर्म हो जाता है, हम लोग बोलते हैं देखो भाप निकल रहा है, मेरे मुंह से भाप निकल रहा है। वो क्यों निकल रहा है, जैसे ही आप अपने सांस को छोड़ रहे हो वो पहले से गर्म है, और वो जब ठंडे कंडीशन में आती है तो वो कन्वर्ट हो जाती है, उसके अंदर वाटर वेपर भी है, सही है, वाटर वेपर भी जा रहे हैं यहाँ से, तो उसके वो कन्वर्ट हो जाती है, वापस कंडेंस हो जाती है, वो समझ लो। तो बिकॉज इसके अंदर हीट भी है, दैट्स व्हाई आपकी जो सांस आप एक्सेल कर रहे हो उसमें थोड़ी सी हीट होती है, वो थोड़ी सी गर्म सांस होती है। क्लियर है, समझ में आई बात। अब देखो समझने वाली बात यह है कि जैसे ही CO2 VO2 सब भाग गए, H+ जैसे ही भाग गए सब, ठीक है, इसकी एफिनिटी वापस बढ़ जाएगी। अब इसकी एफिनिटी बच्चों इस टाइम पे नॉर्मल से ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी 3 ऑक्सीजन अटैच है, इसको सिर्फ कितना ऑक्सीजन चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। तो नॉर्मल कंडीशन से ज्यादा एफिनिटी किसकी होगी, इस वाले हीमोग्लोबिन की होगी, और फटाक से क्या करेगा, 1 ऑक्सीजन को ले लेगा। मतलब अगर इसको मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। इसकी एफिनिटी को मिटा दूं मैं, समझ रहे हो, एक सेकेंड, हाँ ये रहना चाहिए, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा, मतलब ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। यहां पे लिख दो शिफ्ट टू लेफ्ट। क्यों लेफ्ट में शिफ्ट हुआ, बिकॉज ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन लिख दो, या फिर लो प्रेशर ऑफ CO2, समझ रहे हो। और यहां पे बोहर्स इफेक्ट और हेल्डेन इफेक्ट टोटली उल्टा, अपोजिट चलते हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो अब देखो पहले जितनी एफिनिटी 40 पे थी नॉर्मल कंडीशन में, अब इसकी एफिनिटी देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई है। पहले इतनी एफिनिटी थी यहां पे कुछ, अब इसकी एफिनिटी ज्यादा हो गई है, ऐसे हम लोग ग्राफ देखते हैं ना, समझ रहे हो। तो ये था आपका ऑक्सीजन डिसोसिएटिव एसोसिएटिव कर्व, समझ में आई बात, ठीक है। आपके बुक में सिर्फ ऑक्सीजन डिसोसिएटिव कर्व लिखा है, तो वो भी फॉलो करोगे तो चलेगा, सही है। और यहां पे हम लोग ने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी सीख लिया और CO2 का ट्रांसपोर्ट भी सीख लिया, समझ में आई बात, ठीक है। तो हम लोग ने समझ लिया कि आपका ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में भी, देखो आपका CO2 भी प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है बट सिर्फ 7%, आपका CO2 भी प्लाज्मा में ट्रांसफर होता है बट सिर्फ 7%, पर बायकार्बोनेट फॉर्म में, जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, बायकार्बोनेट HCO3- उस फॉर्म में 70% आपका जो CO2 है वो ट्रांसफर हो जाता है, समझ रहे हो। तो यहां पे लिख लो कहीं पे, क्या है, प्लाज्मा
प्लाज्मा 7%, बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में 70%, कितना 70%, समझ रहे हो, ठीक है 70% आपका। और अगर आरबीसी की बात करूं जो अटैच हो, मैं बताया था ना अटैच हो जाते हैं आरबीसी में, उसमें अराउंड कितना होते हैं 23%, माइनस कर लो 23 बचेगा शायद, हाँ 23 है। क्लियर है, समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां से हमारा जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो खत्म हो गया। एक लास्ट टॉपिक है बच्चों आपका सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पढ़ना ही नहीं है इस साल, ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है इस साल सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में, क्योंकि आप लोग ने ये ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। ये चीजें आप लोग ने 11th स्टैंडर्ड में बहुत ही डिटेल में पढ़ी हुई थी, याद है आप लोग ने पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, जो आपका ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता था, पहले ग्लाइकोलिसिस होती थी, फिर ग्लाइकोलिसिस से आपका ग्लूकोज कन्वर्ट होता था पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में, फिर वो कन्वर्ट होता था एसिटाइल कोएंजाइम में, याद आ रहा है, फिर वो जाता था क्रेब्स साइकिल के अंदर, सही है, क्रेब्स साइकिल में घूमता था, वहां पे NADH2 और FADH2 बनते थे। NADH2 FADH2 कहां जाते थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और वहां पे बहुत अमाउंट ऑफ क्या मिलता था अपने को, दैट इज ATP मिलता था। अच्छा, इसके दो टाइप्स हैं, ये आप लोग को बता दूं। सबसे पहला ऑक्सीडेशन, जो अभी मैंने आपको बताया ये पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन है, जो मैंने अभी आप लोग को बताया वो पूरा का पूरा क्या है, ऑक्सीडेशन। और उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आपका ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, दिस इज नथिंग बट अ ग्लूकोज, सही है, दिस इज नथिंग बट अ ग्लूकोज। क्लियर है। तो जब ये रिएक्ट करता है बच्चों, जब ये रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन से, सही है, तो यहां पे क्या दे देता है ये H2O, वो भी 6 मॉलिक्यूल में, CO2 वो भी 6 मॉलिक्यूल में, और यहां पे ATP बनती है। समझ रहे हो, ठीक है। यहां पे आपकी बुक में कुछ किलो कैलोरी में दिया हुआ है, 686 किलो कैलोरी दी हुई है, वो भी लिख लेना, 686 किलो कैलोरी, सही है। अच्छा, एक टाइप और है जिसे हम लोग कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करना। जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हो, ठीक है, जब आप एक फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करते हो बच्चों, तो क्या बनता है, उसी को हम लोग फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। क्या है आपका ADP है। ADP मतलब क्या, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट लगा हुआ है। जब इस पे आप एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लगाते हो और कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देते हो, 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी देते हो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ATP में, यानी आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में। क्लियर है। ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा आप लोग से, क्योंकि आप लोग 11th में ऑलरेडी कर चुके हो, ठीक है, तो वहां पे आपसे पूछा जा चुका था। तो यहां पे आपके लिए क्या जरूरी है, ब्रीदिंग, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये 3 चीज पे ज्यादा फोकस करना। मैंने जो चीजें पढ़ाई है उसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से अपने दिमाग में रखना और अच्छे से अपने बुक में लिखना, नोट्स बनाना यार, सही है, क्योंकि आपके नोट्स अच्छे, एक्चुअल में आप जो नोट्स बनाओगे वो पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, टेक्स्ट बुक भी रीड करना, सही है। इसके बाद क्या बचा है, मैकेनिज्म पढ़, आई गेस एक ये आपका बचा है ना, रेगुलेशन बचा हुआ है, ठीक है, तो रेगुलेशन हम लोग पढ़ेंगे, कुछ बीमारियां हैं, उसके बाद आपका रेस्पिरेशन वाला पार्ट खत्म, और हम लोग चालू कर देंगे अपना सर्कुलेशन वाला पार्ट। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया, 53 मिनट का, बट कोई बात नहीं, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा ये लेक्चर में, ठीक है। आप लोगों को बहुत सारी नई नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। सो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करके जाना, सही है। अच्छे अच्छे कमेंट कर देना अपने, सही है, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, सारे कमेंट पढ़ता हूं मैं। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप आ सकते हो इस इंस्टाग्राम आईडी पे, यहाँ पे आप आके मुझे मैसेज कर दो, मुझे मेंशन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप यहाँ पे मुझे आके, और फॉलो भी जरूर से कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो एंड कीप स्टडिंग।